गुड मॉर्निंग क्लास। स्टडी पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। स्टडी पोर्टल में मैं हूं आपका दोस्त गौरव और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे साइंस, जिसके अंतर्गत हम फिजिक्स व केमिस्ट्री को बारी बारी से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पिछले 1-2 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब था। लेकिन अब जैसे ही मैं वीडियो बनाने की स्थिति में आया हूँ तो मैं आपके लिए तुरंत नई क्लास लेके आपके सामने हाजिर हूँ। ठीक है, तो आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं फिजिक्स के अंतर्गत वो डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्टडी पोर्टल पे आपको विभिन्न एग्ज़ाम केवीएस, एनबीएस, सीटेट, यूटेट और आपके डीएसएसबी, इन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध हैं। साथ के साथ अगर आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो वो भी आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और प्रिंटेड नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फिर आपका टाइम बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। तो क्लास लास्ट जो हमने फिजिक्स की जो क्लास पढ़ी थी, फिजिक्स की क्लास, उसमें हमने साउंड या ध्वनि के बारे में पढ़ा था। साउंड, तो साउंड के बारे में मैंने आपको उसमें बता दिया था कि इंफ्रासोनिक जो वेव है वो क्या होता है, ऑडिबल क्या होती है, अल्ट्रासोनिक क्या होती है, उनका एम्पलीट्यूड क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी। और अगर आप लोगों ने वो चीज़ नहीं देखी है तो जाके आप प्लेलिस्ट में वो वीडियो जाके देख सकते हैं, उससे आपको पूरी जानकारी पता चलेगी। उसमें 1-2 चीज़ें और रह गई हैं साउंड के अंदर, वो हम पहले डिस्कस कर लेंगे, फिर हम नया टॉपिक बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो आज का टॉपिक पुराना है उसका बचा हुआ, उसमें मैंने एक चीज बताना आपको भूल गया था, वो था ध्वनि का मात्रक या यूनिट क्या होता है, डेसिबल। ये हमेशा याद रखना, आप डेसिबल में मापते हैं और इसको डीबी से डिनोट करते हैं। जो WHO है ये नोट करके लिख देना, इसको नोट करके, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसने जो है वो मानव शरीर के लिए जो है वो 45 डेसिबल की जो ध्वनि है उसको उपयुक्त माना है, मतलब उसको सही माना है कि इतना जो ध्वनि है ये परफेक्ट है। और 85 डेसिबल से ऊपर की अगर साउंड है तो वो क्या कर सकती है, किसी भी मनुष्य को अंधा बना सकती, बहरा बना सकती है, उसको, उसके कानों के वो जो पर्दे हैं वो खराब हो सकते हैं। ठीक है, 85 डेसिबल, तो इसका मतलब जो है वो जो ध्वनि है उसकी जो तीव्रता है वो एक लिमिट से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और मैंने कितना बताया था फ्रीक्वेंसी रेंज कि कितना जो है मनुष्य सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि है वो क्या है, सुनने योग्य, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑडिबल कहते हैं। ये मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये है। अब इसमें एक और चीज आती है, वो है तारत्व या पिच। ठीक है, तो पिच आपने कई बार सुना होगा कि जब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में या साउंड सिस्टम में कहते हैं कि पिच ऊपर नीचे की, पिच बढ़ाइए। तो पिच क्या होती है, पिच का मतलब होता है साउंड का मोटा या तीक्ष्ण होना। तीक्ष्ण या पतला, जिसको हम कहते हैं श्रिल। ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, पिच के ऊपर। ठीक है, और जो पिच है या तारत्व है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के, आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। जिसका मतलब होता है कि जितनी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होगी उतना ही क्या होगा, पिच भी बढ़ता जाएगा, उसका तारत्व बढ़ता जाएगा। अब जैसे सामान्यतः जो महिलाएं होती हैं उनकी जो आवाज़ है उसकी पिच जो है वो पुरुषों की आवाज़ से ज़्यादा होती है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। और फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ाते हैं पिच बढ़ती जाती है, लेकिन इसका जो तीव्रता है उससे कोई मतलब नहीं होता है, वो उससे ये चीज़ अलग है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर जंगल में शेर दहाड़ता है तो क्या होता है, उसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा तीव्रता होती है, लाउडनेस होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जो पिच होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है ना, महिलाओं के और पुरुषों की आवाज़ के अंदर क्या अंतर होता है, पुरुषों की जो आवाज़ है वो तीव्र तो होती है, उसमें लाउडनेस तो होती है, लेकिन उनकी पिच कम होती है, इसलिए वो तीखी नहीं सुनाई देती है।
जबकि जो महिलाएं हैं उनकी आवाज़ की जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसकी पिच बहुत हाई हो जाती है, इस कारण से, जिस कारण से वो क्या होती है, श्रिल साउंड होता है या तीक्ष्ण ध्वनि होती है, कानों पर चुभने वाली। ठीक है, तो ये अंतर होता है पिच या तारकत्व के कारण। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अब इसमें एक और लास्ट चीज़ है, वो भी देख लेते हैं। इसमें अब नई जो चीज है वो है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव इसको कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट। अब ये क्या होता है, इसकी जो खोज है वो 1842 में जॉन डॉपलर, ये एक वैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने की है। तो जॉन जो डॉपलर है उन्होंने 1842 में इसकी खोज की। इन्होंने क्या बोला अपने इफेक्ट में, इन्होंने कहा कि अगर कोई सोर्स है, स्रोत है, और एक सुनने वाला है जो श्रोता है, लिसनर है, अगर उन दोनों के बीच में आपेक्षिक गति हो रही है तो उस स्थिति में जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ी हुई प्रतीत होगी या चेंज प्रतीत होगी। अब इसका क्या मतलब हुआ, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि अगर कोई आदमी है वो तेजी से स्टेशन की तरफ भाग रहा है और स्टेशन की तरफ तेजी से चल के ट्रेन आ रही है, हल्के से भी आ रही है, लेकिन वो सीटी बजाती हुई आ रही है, तो उस स्थिति में क्या होगा, उन दोनों की अपेक्षिक गति के कारण जो सीटी या हॉर्न की आवाज है वो इतना ज्यादा, उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होगी, वो बहुत तीखी सुनाई देगी, तीक्ष्ण सुनाई देगी। तो ये क्या है, डॉपलर इफेक्ट है। और अगर वो ट्रेन जब स्टेशन को छोड़कर दूर जा रही होती तो वो जो साउंड है वो धीरे 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 कम होता जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट है। यानी कि जो सोर्स है और जो लिसनर है उन दोनों के बीच में जो है वो डिस्टेंस जो है ट्रेवल होने के कारण जो फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई जो महसूस होती है उसको हम क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव, जिसकी खोज जो है वो जॉन डॉपलर ने की। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कभी कभी क्या पता कोई पूछ ले, है ना। नेक्स्ट जो चीज हम पढ़ेंगे वो है, ये हमने देख लिया डॉपलर इफेक्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि जिसको हम कहते हैं इको। अब इको क्या होता है, इको का मतलब होता है जब भी हम कहीं ऐसी जगह पे होते हैं जैसे हमारे सामने एक बड़ा सा पहाड़ है या कोई गहरा कुआं है, ठीक है, या बड़ा सा हॉल है जो खाली है, तो इस प्रकार के स्थानों पर क्या होती है, जब हम कोई आवाज, अपनी आवाज को बोलते हैं जोर से, तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होके हमको ही सुनाई देती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इको कहते हैं। ठीक है, और ऐसा हर जगह पॉसिबल नहीं होता है, वो इन्हीं स्थानों पर पॉसिबल होगा जहां पर आवाज जो है वो उस परावर्तित सतह से टकरा कर वापस तुम तक आएगी। उसके लिए दोनों के बीच में जो है वो डिस्टेंस, किसके बीच में, स्रोत तथा परावर्तक तल, यानी जिससे रिफ्लेक्ट होकर चीजें आ रही हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो लगभग कितनी होनी चाहिए, वो 17 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए, तब जाके हमें इको सुनाई देगी, यानी अगर इससे नजदीक होगी इको नहीं सुनाई देगी। ठीक है, और ये जो इको है ये क्या करती है, बड़े बड़े जो कॉन्फ्रेंस हॉल होते हैं या मीटिंग हॉल होते हैं उनमें ये दिक्कत पैदा करती है, पिक्चर हॉल में, क्योंकि ये साउंड को रिफ्लेक्ट करती है, इस वजह से साउंड क्लियर नहीं आ पाता। तो इसीलिए क्या होता है, उन जगहों पे जो है इको को खत्म करने के लिए जो है दीवारों पर जो सेंसर लगाए होते हैं या इस प्रकार के कपड़े का प्रयोग करते हैं जो कि क्या कहते हैं, साउंड को अवशोषित कर लेते हैं और रिफ्लेक्ट नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो इको का एक बड़ा रोल है, होता है, कई बार इसको रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ चुके हैं कि इको क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, अब हम नया टॉपिक जो है आज से शुरू करेंगे, वो है ऊष्मा या हीट। ठीक है, ऊष्मा या हीट। तो ऊष्मा या हीट से आप क्या समझते हैं, कोई भी वस्तु जो है वो कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, इस बात का पता कैसे चलता है, उसके उसमें जो हीट होती है उसी से तो पता चलता है। और उसको हम कैसे मापते हैं, हम जनरली क्या करते हैं, चीज़ों को टच करके देखते हैं कि ये गर्म है या ठंडी है ना। लेकिन क्या हर एक चीज़ का हम इस तरह से टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या हो सकता है, खतरनाक हो सकता है।
तो उस स्थिति में हमें क्या करना होगा, एक ऐसा पैमाना बनाना होगा जो कि क्या करे, ऊष्मा की माप को माप सके, और उसी पैमाने को या उसी क्राइटेरिया को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं या तापमान कहते हैं। ठीक है, तापमान या टेम्परेचर। ठीक है, किसके लिए, जो हीट को मेजर करने के लिए हमने एक तरह से एक मेजरमेंट पैमाना बना दिया। ठीक है, अब हीट का जो मेजरमेंट है वो तो हो गया, सॉरी हीट को तो हमने कह दिया कि हम टेम्परेचर इसको कहते हैं, लेकिन इस टेम्परेचर को भी कैलकुलेट करने के लिए फिर क्या होगी, फर्दर अलग अलग डिवाइसेस क्या होंगी, यूज होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हीट है उसके एक दो विशेष, एक जो स्पेशल क्वालिटी है या विशेषताएं कह दीजिए उसको, ऊष्मा सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती। ठीक है, ये हमेशा हीट की एक विशेषता रहेगी कि वो क्या करेगी, जिस टेम्परेचर पे हाई होगा वहां से लो टेम्परेचर की तरफ ही बहेगी, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन उस पर नहीं। ठीक है, तो ये इसकी एक खास विशेषता है, इसको हमेशा याद रखना और ये बहुत ज़्यादा काम आएगी। अगर हम मात्रक की बात करें तो ऊष्मा जो है वो मैंने पहले भी बताया था आपको शुरू में, किसमें मापते हैं, जूल में मापते हैं। तो हीट का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। ठीक है, तो ये है आपका हीट या ऊष्मा। अब इसमें जो है वो हीट को मापने के लिए जो है या टेम्परेचर को मापने के लिए जो है वो विभिन्न प्रकार की जो युक्तियां हैं उनका यूज किया जाता है, और उन्हीं युक्तियों को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर मापी या थर्मामीटर या ताप मापी। ठीक है, थर्मामीटर या ताप मापी। तो थर्मामीटर क्या होंगे, जो कि टेम्परेचर को मेजर करेंगे, और ये अब कई कई प्रकार के होते हैं। ये मुख्य तरह वैसे तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन 3 प्रकार से जो है विशेषकर होते हैं। एक होते हैं लिक्विड थर्मामीटर। ठीक है, लिक्विड थर्मामीटर। दूसरे होते हैं आपके लिक्विड, दूसरे होते हैं आपके डॉक्टरी जो थर्मामीटर है, और तीसरे जो होते हैं वो होते हैं गैस थर्मामीटर। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। अब हम तीनों को एक एक करके देख लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें लिक्विड थर्मामीटर या जिसको हम द्रव तापमापी कहेंगे, द्रव तापमापी। तो अगर इसकी बात करें तो लिक्विड थर्मामीटर यानी कि जिसमें क्या होगा, लिक्विड भरा होगा। इस प्रकार के जो थर्मामीटर है उसमें सामान्यतः या तो अल्कोहल होता है और या इसमें पारा, जिसको हम कहते हैं मरकरी, ये 2 चीजें भरी होती है किसमें, लिक्विड थर्मामीटर। तो जो लिक्विड थर्मामीटर है उसका यूज कहाँ किया जाता है, वो जो है लोअर टेम्परेचर को मापने के लिए यूज किया जाता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन जाता है उस स्थिति में लिक्विड थर्मामीटर यूज करना पड़ता है, क्योंकि इसका जो अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो ये होता है -100, लगभग इसका 214 डिग्री सेल्सियस, -240 डिग्री सेल्सियस। किसका, आपका एल्कोहल। ठीक है, तो इस स्थिति में, और यहाँ पर ये देखिए सर, ये जो पारा होता है इसका होता है -39 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट, या इसका पथ जिसको आप गलनांक है, अब जमने का पॉइंट कह सकते हैं आप उसको। ठीक है, तो उस स्थिति में आप देख सकते हैं कि कितना भी ठंडा जो टेम्परेचर हो जाए उस स्थिति में ये दोनों क्या नहीं होंगे, फ्रीज नहीं होंगे और काम करते रहेंगे। तो इसलिए जो लोअर टेम्परेचर है उस पर अगर हमें काम करना है तो कैसा वाला करना पड़ेगा, लिक्विड थर्मामीटर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये है। चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट जो है वो है डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर, तो जो डॉक्टरी थर्मामीटर है आप सब जानते हैं, वो जो है वो नॉर्मल, वो जो उसकी जो रेंज होती है वो बहुत कम होती है ना। उसकी रेंज कम क्यों होती है? क्योंकि जो मानव शरीर है उसका जो तापमान है वो एक फिक्स रेंज तक ही जाता है, और जो ये टेम्परेचर, ये जो थर्मामीटर होते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर, इसलिए इनकी भी रेंज कम ही होती है। तो जो रेंज होती है इस तरीके से होते हैं, आपने देखा होगा ये इस तरीके से, इस प्रकार से होता है ये, और यहाँ पर एक स्केल बनी होती है, ठीक है, ये स्केल है। तो यहाँ पर जो स्केल के अंतर्गत ये अलग अलग 1-1 डिग्री सेल्सियस के पैमाने हैं। तो यहाँ पर जो मिनिमम होता है वो आपका 36 डिग्री सेल्सियस, और जो मैक्सिमम होता है वो 42 डिग्री सेल्सियस तक इस पे टेम्परेचर जाएगा। और ये जो 37 डिग्री सेल्सियस यहाँ बीच वाला है, ये क्या है? शरीर का मानक तापमान, यानी कि स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर है बॉडी का वो कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर इससे ऊपर गया तो बुखार है, ठीक है। इससे नीचे भी नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर भी नहीं होना चाहिए, लगभग इतना होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये एग्जैक्ट टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर कह सकते हैं। अगर इसको हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। इतना जो है वो फ़ारेनहाइट में होना चाहिए जो है नॉर्मल, और उससे ऊपर हुआ तो फीवर के चांसेस हैं, उससे नीचे भी दिक्कत है, ठीक है ना। तो ये जो डॉक्टरी थर्मामीटर है इनकी जो रेंज है वो फिक्स होती है, ये बात याद रखना। और आजकल जो ये इस प्रकार के पैमाने वाले हैं ये अब यूज़ नहीं होते हैं। जो नए वाले हैं उसमें इस तरीके से है, ये इसको ये वाला हिस्सा जो है वो आप मुंह में रखते हैं जीभ के नीचे, और यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर एक इस तरह का ये बना हुआ है। तो ये डिजिटल है, यहाँ पर आप इसको एक मिनट तक जीभ के नीचे दबा के रखते हैं, और यहाँ पर ये डिजिटल फॉर्म में दिखा देता है कि कितना आपका टेम्परेचर चल रहा है, ठीक है। तो लगभग सारे घरों में आपने देखा होगा इस प्रकार का यूज होने लगे हैं, लोग अपने घर पे रखते हैं, ठीक है। तो ये है डॉक्टरी थर्मामीटर, जो कि शरीर के तापमान को ज्ञात करने के लिए डॉक्टरों के द्वारा या सामान्य लोगों के द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। आगे, ठीक है, तीसरे प्रकार का जो थर्मामीटर होते हैं वो होते हैं गैस थर्मामीटर, ठीक है। तो अगर हमें टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो उस स्थिति में ज़्यादा कितना, लगभग 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर कैलकुलेट करना है या उससे ऊपर करना है तो उस स्थिति में हमें गैस थर्मामीटर का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तापमान जो है उसको मापने के लिए अलग अलग जो तापमापी उनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा जो स्केल्स होते हैं, ये जिसको हम पैमाना, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। वैसे तो बहुत 4-5 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो पहला होता है सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस स्केल। तो जो सेल्सियस स्केल है, जनरली आपने टेम्परेचर सुना होगा कि सेल्सियस में ही सुना होगा, ठीक है। तो अगर हम सेल्सियस स्केल की बात करें तो इसमें क्या करते हैं, 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री टेम्परेचर का माना जाता है। 0 डिग्री को मानते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, और जो 100 डिग्री है उसको हम मानते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इनके बीच में जो 1-1 डिग्री के क्या, प्रत्येक 1-1 डिग्री के क्या बने होते हैं, खाने बने होते हैं। तो ये जो पैमाना होता है ये सेल्सियस पैमाना होता है, जिसमें 0 डिग्री को हम मान के चलते हैं कि ये आपके फ्रीजिंग पॉइंट है। 100 डिग्री अगर पानी उबल रहा है तो उसको हम मान के चलते हैं ये बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। ये होता है सेल्सियस पैमाना। दूसरा जो होता है वो होता है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट पैमाना। फ़ारेनहाइट जो पैमाना है वो चलता है, वो थोड़ा अलग से चलता है। वो लगभग 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो उसको मान के चलते हैं कि ये फ्रीजिंग पॉइंट है, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इसको मान के चलते हैं बॉइलिंग पॉइंट है।
तो यहाँ 32 से लगभग यहाँ पे 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये कितना होगा, ये वो मानक टेम्परेचर है जो मैंने अभी बताया था आपको, जो बॉडी का एक्चुअल टेम्परेचर होता है। तो 32 डिग्री को ही समझ लो जीरो मान के चलते हैं, ठीक है, या उसको एक तरह से फ्रीजिंग पॉइंट मान के चलते हैं फ़ारेनहाइट फॉर्मूले में, और 212 को बॉइलिंग पॉइंट मान के चलते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है केल्विन। केल्विन केल्विन पैमाना। तो केल्विन जो स्केल होती है वो अलग से चलती है थोड़ा, जो केल्विन स्केल है वो भी इसी प्रकार से मान के चलो, तो वो चलती है आपके 273 केल्विन से लेकर 373 केल्विन तक। इतना 100 खाने हैं बराबर बने होते हैं एक एक केल्विन के। 273 केल्विन को वो मान लेते हैं कि ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट है, और 373 केल्विन को मानते हैं ये बॉइलिंग पॉइंट है। तो इसका मतलब समझ गए आप कि वो लोग जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन मान रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमें किसी भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हमें उसमें 273 डिग्री जोड़ना पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मुझे बोला जाए कि 10 डिग्री सेल्सियस, तो इस स्थिति में मुझे क्या करना पड़ेगा, 273 केल्विन जो टेम्परेचर है उसमें 10 डिग्री सेल्सियस जो है वो जोड़ना पड़ेगा। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये 283 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम क्या करें, कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, सॉरी 283 डिग्री केल्विन मान लीजिए, 283 केल्विन, 10 डिग्री जो सेल्सियस है वो 283 डिग्री केल्विन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें आता है वो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या जिसको हम कहते हैं परम ताप। एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो किसको कहते हैं भाई, जो मिनिमम टेम्परेचर जा सकता है वो कितना जा सकता है, किसी भी पदार्थ का जो मेन टेम्परेचर है वो केल्विन फॉर्मूले के अनुसार कितना जा सकता है, माइनस के 273.4 डिग्री 4 केल्विन, इससे ज्यादा कोई नीचे टेम्परेचर नहीं जा सकता। तो ये जो टेम्परेचर है इसी को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर या परम ताप शून्य कहते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, 0 केल्विन भी बोलते हैं। तो जो 0 केल्विन है वो -273 इतना जो होता है इसी को हम 0 केल्विन बोलते हैं, और इसी को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर या मानक ताप परम ताप कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने वाली बात नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि 0 केल्विन को है परम ताप बोलते हैं। अब ये हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जल का असामान्य व्यवहार। जल का असामान्य व्यवहार या एबनॉर्मल बिहेवियर। अब ये क्या होता है भाई, जो सामान्यतः जो है वो क्या होता है, कोई भी पदार्थ है उसका, पदार्थ नहीं कोई द्रव है, उसका जो ताप इंक्रीज करेंगे तो उसका जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो भी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जल के केस में यानी वाटर के केस में अलग कंडीशन है। यहाँ पर 0 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, वॉल्यूम डाउन जाता है नीचे, और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जब हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को, तब वॉल्यूम अप जाता है, ठीक है। यानी 4 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो वाटर का जो वॉल्यूम है वो कम होता रहता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, और उसके बाद क्या होता है वो इंक्रीज होता है। इसका क्या फर्क होता है कि जो 4 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर जो जल है उसका जो घनत्व है, जिसको आप कहते हैं डेंसिटी,
जो डेंसिटी है वाटर की वो मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो इससे क्या होता है, कई फिनोमिनास पे फर्क पड़ता है। जैसे कि सामान्य जीवन में हमने देखा है कि जो बर्फ से, सर्दियों में कई जगह ऐसे तालाब हैं जो पूरी तरीके से बर्फ की लेयर से ढक जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है, उसके नीचे जो मछली होती है और बाकी जंगली जानवर, जलीय जानवर होते हैं, ये बच जाते हैं। तो ये क्या कारण है? कारण वही है कि ऊपर की जो लेयर है वो बन गई बर्फ से, और वो क्या कर रही है, नीचे जो है हीट को नहीं जाने दे रही। हीट जो है नीचे की इंक्रीज होकर 4 डिग्री सेल्सियस पे आ गई है, जहां पर कि क्या है, डेंसिटी मैक्सिमम है। और उस कारण से जो वाटर है नीचे का वो गुनगुना बना रहेगा और जो मछलियां हैं वो जिंदा रहेंगी। ठीक है, तो ये है। इसी प्रकार से जो सर्दियों में जो पाइप फटते हैं, है ना, पानी के पाइप है वो फट जाते हैं, तो वो भी इसीलिए है क्योंकि वाटर का जो है वो वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा है ना 4 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसीलिए जो है वो, जब पानी जो है वो फ्रीज होगा तो उस स्थिति में उसका वॉल्यूम इंक्रीज होने से पाइप फटने की नौबत आ जाती है। ठीक है, तो ये है अब एब्सोल्यूट एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब आप समझ चुके हैं कि अब ये क्वेश्चन कई बार, इससे क्या क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो वाटर है उसकी जो डेंसिटी है मैक्सिमम को कहाँ पर होती है, तो उसमें 0 डिग्री सेल्सियस भी ऑप्शन में होगा। तो हर कोई सोचता है कि हाँ फ्रीजिंग पॉइंट तो वाटर का 0 है तो 0 ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम डेंसिटी होती है, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक है वो है ऊष्मा का संचरण, ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, तो भाई हीट ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट में मैं आपको पहले एक चीज बता चुका हूं कि जो है वो ट्रांसफर कैसे होता है हीट का, हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। लेकिन ये भी 3 अलग अलग प्रकारों से होता है। ठीक है, 3 प्रकार से होता है, याद रखना। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? पहला जो प्रकार है वो सिंपल सा होता है, वो होता है चालन, जिसको हम कहते हैं कंडक्शन। दूसरा संवहन, जिसको आप कहते हैं कन्वेंशन। और तीसरा होता है विकिरण, जिसको आप कहते हैं रेडिएशन। ठीक है, अब हम देखते हैं पहले चालन को। कंडक्शन क्या होता है, चालन। तो इस प्रकार का जो हीट ट्रांसफर होता है या उसमें का प्रचालन होता है वो किसमें होता है, ठोस पदार्थों में होता है, सॉलिड्स। ठीक है, जो सॉलिड पदार्थ है उसमें अगर हमें हीट को ट्रांसफर करना है तो वो कैसे होगा, क्योंकि सॉलिड में जो है वो सारे के सारे पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इस तरीके से। तो इस तरह से क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो उनका मूवमेंट उनके बीच में तो नहीं होगा, लेकिन जब क्या होगा, इसमें क्या होगा, फिर जैसे एक इधर का जो पार्टिकल वो गर्म हुआ तो उसने अपनी हीट दूसरे वाले बगल वाले को ट्रांसफर की, फिर बगल वाले ने बगल वाले को, बगल वाले ने बगल वाले को। इस तरीके से क्या होगा, पूरे के पूरा जो पदार्थ होगा वो उसके तरफ ऊष्मा या हीट का ट्रांसफर हो जाएगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, चालन या कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, अगर मैं एक फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ, जैसे कि अगर मैं सपोज एक कोई एल्युमिनियम की एक लंबी रॉड ले लूँ और उस पर मैं छोटे छोटे मोमबत्ती के टुकड़े लगा दूँ, और एक साइड से मैं उसके कैंडल जला के, एक साइड से मैं किसी चीज चिमटे से पकड़ के उसको जला लूंगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके क्या होगा, अंदर की तरफ जो है कैंडल के जितने भी टुकड़े मैंने लगाए हैं वो सब गलने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि हीट का जो ट्रांसफर है वो अब, जबकि हमने तो एक कोने पे जला रहा ना उसको, लेकिन क्या हो रहा है, वो एक एक पार्टिकल अपने से आगे वाले को हीट को फॉरवर्ड कर रहा है, और उस वजह से धीरे 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 करके पूरा का पूरा जो पदार्थ है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, हीटेड हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो कंडक्शन होता है उसी को हम चालन कहते हैं, इस प्रकार का जो ट्रांसमिशन ऑफ हीट है। और इस प्रकार का जो हीट है वो सारे पदार्थ नहीं कर पाते, जो पदार्थ ऐसा कर पाते हैं वो कहलाते हैं आपके सुचालक या कंडक्टर। ठीक है,
अगर कंडक्टर की बात करूंगे तो कौन कौन से होंगे, मेटल होगा, मानव का शरीर होगा, ठीक है, मेटल जितने भी होंगे, चाहे लोहा हो गया, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, ये सारे क्या होंगे, इनमें जब इस प्रकार की हीट दी जाएगी तो ये ट्रांसफर हो जाएगी। इसी वजह से क्या होगा कि अगर हम लोहे जो केतली है या बर्तन है उसका अगर जो हैंडल है अगर वो लोहे का होगा तो क्या होगा, उस स्थिति में हम उसको नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि क्या होगा, पूरी की पूरी हीट उस पर ट्रांसफर हो जाएगी, है ना। ये होता कि नहीं होता है, तो क्योंकि वो क्या है, एक सुचालक है, कंडक्टर है। इसी प्रकार से अगर कोई ऐसे पदार्थ होंगे जो कि क्या नहीं करेंगे, उस चीज को ट्रांसमिट ही नहीं करेंगे आगे तक, वो क्या कहलाएंगे, बैड कंडक्टर या इंसुलेटर कहेंगे, सुचालक, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जो कि पदार्थ क्या नहीं करेंगे, ऊष्मा को एक दूसरे से जो है वो आगे नहीं बढ़ाएंगे, उसको कहेंगे हम कुचालक, इंसुलेटर। अगर मैं इसकी बात करूं एग्जांपल की, तो क्या कौन कौन से होंगे आपके, लकड़ी होगी, सूखी लकड़ी जिसको कहते हैं, गीली लकड़ी पे तो करंट आता है ना, सूखी लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, गैसें होगी, गैसें भी बैड कंडक्टर है हवा में, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये कुचालक हैं, ये हम क्या नहीं करेंगे, हीट को ट्रांसमिट नहीं करेंगे, ठीक है। इस स्थिति में इसी कारण से क्या होगा, जो बर्तन होंगे उनके जो हत्थे होंगे, हैंडल्स होंगे, वो हमेशा प्लास्टिक के या किसी ऐसी मेटल के होंगे, जैसे कि थर्मोप्लास्टिक हो गया, बेकेलाइट वगैरह। तो उससे क्या होगा कि वो हीट को ट्रांसमिट ही नहीं करेंगे और हमारा हाथ नहीं जलेगा, ठीक है। तो ये है आपका जो ठोसों में किस प्रकार से हीट का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। अब जो सेकंड टाइप्स है वो है संवहन या कन्वेंशन। तो कन्वेंशन या संवहन द्वारा जो है वो हीट ट्रांसमिशन होता है किसमें, द्रवों तथा ठोसों में, क्योंकि इसमें जो है पार्टिकल्स फ्री टू मूव है, तो इसलिए इसमें जो ट्रांसमिशन है वो संवहन द्वारा होगा। संवहन द्वारा कैसे होगा, एग्जांपल से समझ लीजिए, जैसे अगर मैं किसी पानी बाल्टी में कोई रॉड पे पानी लगा दूं तो क्या होगा, पहले क्या होंगे, नीचे के जो पार्टिकल्स हैं वो गर्म होंगे, और जैसे ही वो नीचे के पार्टिकल गर्म होंगे वो ऊपर की तरफ उठेंगे, फिर ठंडे जो पार्टिकल्स हैं वो उनकी जगह लेंगे, फिर वो गर्म होंगे ऊपर उठेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे पानी पूरा का पूरा गर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप यही समझ सकते हैं कि हीट का जो जो पार्टिकल्स है, ठंडे पार्टिकल्स हैं, वो धीरे धीरे ऊपर उठने लग जाते हैं, गर्म जो है वो ऊपर उठने लग जाते हैं, ठंडे नीचे की ओर बैठने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये है आपका कन्वेंशन, इसी को हम कहते हैं कन्वेंशन द्वारा या संवहन के द्वारा। ऐसे अगर मैं बात करूं वायुमंडल का गर्म होना, तो वायुमंडल में जो हीटेड होता है वायुमंडल, वो भी कैसे होता है, ऐसी तो होता है, धीरे धीरे जो नीचे के गैसें हैं वो गर्म होती हैं, वो ऊपर की ओर उठती हैं, फिर नीचे ठंडी गैसें आ जाती हैं, फिर वो ठंडी गैसें भी धीरे धीरे ऊपर उठती हैं। इस तरीके से वायुमंडल गर्म होता है, ठीक है। और डेली यूजेज में अगर मैं दैनिक जीवन की बात करूं, तो दैनिक जीवन में इसका उपयोग कहाँ होता है, जो कन्वेंशन है वो आपने देखा होगा, फ्रीज, हाँ, ये आपका फ्रिज में जो हमारे घरों में जो फ्रिज यूज होता है वो, उसमें क्या होता है, जो रेफ्रिजरेटर है वो सबसे ऊपर वाले हिस्से में होता है, मतलब जो डीप फ्रीजर होता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि जो हम गर्म पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर उठेंगे, वो उस डीप फ्रीजर से टकराएंगे, क्योंकि वो ठंडा होता है, जैसे ही वो उससे टकराएंगे वो नीचे बैठ जाएगा, ठंडे हो जाएंगे, ठंडे होके वो पार्टिकल्स नीचे जाएंगे और जितनी भी चीजें नीचे रखी होंगी उन सबको ठंडा कर देंगे। तो इस तरीके से वो जो पार्ट्स पोर्शन है वो सबसे ऊपर से इसीलिए लगाया होता है, ताकि क्या वो सम्मोहन के द्वारा धीरे धीरे वो पूरी की पूरी चीजों को ठंडा कर दे, ठीक है। तो ये है आपका फ्रीजर में, ठीक है। इसी प्रकार से आप इसका एक यूज दे सकते हैं, वो है समुद्री समीर, जिसको आप कहते हैं सी ब्रीज। सी ब्रीज क्या होती है, जैसे ये चीज फिजिक्स उसमें ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ी होगी कि क्या होता है,
जो स्थल होता है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। जो जल होता है वो क्या होता है, धीरे 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 गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। तो इस वजह से क्या होगा कि जो रात के टाइम जो है वो हीटेड तुरंत जो ऊपर चली जाएगी फिर धरती या जो लैंड वाला एरिया है वहां से, और वो क्या हो जाएगा, एकदम से ठंडा हो जाएगा। और जो उसकी तुलना में जो समुद्र वाला भाग है वो क्या होगा, अपेक्षाकृत गर्म होगा। तो हवाएं क्या होंगी रात को कहाँ से चलेंगी, गर्म से हम हमेशा ठंडे से गर्म की तरफ चलती है ना। तो ये आप इसी के कारण आप देख सकते हैं कि जो रात के टाइम हवाएं समुद्री हम समीर है वो क्यों चलती हैं धरती की तरफ। ठीक है, तो ये है इस तरीके से। तो ये है सम्मोहन द्वारा। अब आप समझ चुके हैं कि क्या इसका यूजेस है। ठीक है, अब तीसरी एक प्रोसेस है वो और समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये है तीसरी जो प्रोसेस है वो है आपका विकिरण, जिसको आप कहते हैं रेडिएशन। तो ये जो रेडिएशन है ये क्या होता है, इसमें प्रकाश कोई भी जो तरंग है उसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना, यानी कि हीट जो है उसका ट्रांसफर बिना किसी मीडियम के भी हो सकता है। अगर जल, ठोस, द्रव, गैस कोई भी मीडियम ना हो तब भी क्या होगा, हीट का ट्रांसमिशन होगा। किसके द्वारा, विकिरण या रेडिएशन के द्वारा। जैसे कि आपका सनलाइट जो है वो हम तक पहुंचती है, तो वो किसके द्वारा पहुंचती है, किसके थ्रू, रेडिएशन के थ्रू। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो सूर्य है और पृथ्वी है उसके बीच में जो है एक निश्चित सीमा के बाद कई ऐसे जोन है जहां पर क्या नहीं है, बिल्कुल भी वायु नहीं है, हवा नहीं है, वहां पर निर्वात जोन है, वैक्यूम है, वैक्यूम जोन है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, वो सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा है, हीट है, वो हम तक पहुंच रही है। क्यों, क्योंकि जो है वो किससे आ रही है, विकिरण से आ रही है, ट्रांसमिशन से आ रही है। ट्रांसमिशन क्या होता है, किसी भी बिना किसी माध्यम के होता है। और इसीलिए जो है उस सूर्य की किरणें क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है। मैंने आपको बताया था ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह काम करती है। ठीक है, तो जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज हो गई, तो वो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इनको किसी भी मीडियम की आवश्यकता होती ही नहीं। ठीक है, तो ये होता है विकिरण। और इसका जो यूजेस हैं वो देखे जाते हैं, जैसे कि आपके जो डेजर्ट्स होते हैं, रेगिस्तान होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत जल्दी से गर्म हो जाते हैं, है ना। और रात को अचानक से फिर इतने ठंडे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो क्या है, क्योंकि सारी की सारी जो हीट है वो क्या सीधे निकल गई ऊपर रेडिएशन के थ्रू, रात को जैसे ही ठंडा हो, फिर अगले दिन धूप पड़ी तो वो रेत गर्म हुई और वो फिर से गर्म हो गया। तो इस वजह से क्यों वो क्या होता है, विकिरण द्वारा होता है, कन्वेंशन के द्वारा होता है। ठीक है, इसी प्रकार से इसका एक और एग्जांपल आप समझ लीजिए कि जो बादलों वाली रात होती है वो ज़्यादा गर्म होती है। क्यों, क्योंकि उस दिन क्या होगा, जो हीट ऊपर की तरफ उठेगी वो वापस बादलों के द्वारा नीचे की तरफ धकेल दी जाएगी, और ये किसके द्वारा होता है, विकिरण के द्वारा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के मीडियम है। अगर हम कंडक्शन का एग्जांपल देखें, चालन जो मैं सबसे पहले वाला बताया, तो उसका भी एग्जांपल आप समझ सकते हैं। उसका एग्जांपल है जैसे जो एस्किमो, आपने सुना होगा कि टुंड्रा प्रदेशों में जो लोग होते हैं वो एस्किमो जाति के लोग होते हैं, और वो क्या करते हैं, बर्फ के घर बनाते हैं। ठीक है, जिनको क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो वो क्या होता है, बर्फ के घर वो गर्म कैसे होते हैं, आखिर वो क्या करते हैं, उसको डबल लेयर घर बनाते हैं, मतलब बर्फ की दोहरी चादरों से उस घर को बनाते हैं। और क्यों, क्योंकि उन चादरों के बीच में जो है हवा भर जाती है या एयर भर जाती है, और एयर क्या होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट की बैड कंडक्टर होती है, वो हीट को अंदर नहीं आने देती है, जिसके कारण जो अंदर वाला जो इग्लू है उसके अंदर हीट बनी रहती है, गर्मी बनी रहती है, और वो ऐसे घरों में रहते हैं जो कि बर्फ के बने होते हैं। ठीक है, तो ये हीट का एग्जाम्पल है। दूसरा आप हीट ट्रांसमिशन का एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे आप सर्दियों में देखते हैं कि जो लोहे की चेयर है वो कितनी ठंडी हो जाती है, और वहीं लकड़ी की चेयर होगी तो वो ठंडी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि लोहे की चेयर जो वो हीट को ले लेगी, और कैसे लेगी, आप जैसे ही बैठेंगे, हमारे बॉडी तो गर्म है ना, और हमेशा मैंने बताया कि रूल क्या याद रखना है, हमेशा हीट ट्रांसमिशन होगा क्या, ठंडे से गर्म की तरफ, ठंडे से
गर्म की तरफ। तो जो ठंडे से गर्म या हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मान के चलो आप, ये सही कहना होगा कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जो है वो हीट में ट्रांसमिशन होना है, और हमारी बॉडी में हाई टेम्परेचर है या ज़्यादा टेम्परेचर है, और जो कुर्सी है वो उसमें हम जैसे ही बैठेंगे तो वो क्या होगा, हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो उसके अंदर चला जाएगा, वो एक तरह से खींच लेगा उसको, क्योंकि वो मेटल है और वो कंडक्टर है, उसमें वहाँ ट्रांसमिट हो जाएगी, क्योंकि उसने तो जाना ही है लोअर हीट की तरफ। और इस तरीके से हमारे जो हमें ऐसा लगे कि हम बहुत ठंडे से हो गए, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें ये कंडक्शन का एग्जाम्पल है या हीट ट्रांसमिशन का, ठीक है। तो अब आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि हीट ट्रांसमिशन 3 प्रकार से होता है, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन, ठीक है। तो भाई फाइनली हमने आज ये बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, जिसके अंदर हमने रिपीट देख लेता हूँ। ध्वनि के मैंने आपको मात्रक बता दिया, सबसे पहले डेसिबल होता है, फिर उसका अंदर मैंने आपको पिच बताई जो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको डॉपलर इफेक्ट बताया कि कैसे दोनों की जो अपेक्षित गति है वो चेंज करती है फ्रीक्वेंसी को। फिर मैंने बताया कि जो इको है वो क्या होता है। फिर हमने बात की हीट या ऊष्मा की, ठीक है। हीट के अंदर मैंने आपको डिफरेंट टाइप के जो थर्मामीटर हैं उनके बारे में बता दिया। फिर उसके अलग अलग स्केल्स, सेल्सियस स्केल्स, केल्विन स्केल्स, आपके फ़ारेनहाइट स्केल, तीनों स्केल्स के बारे में आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर बताया कि मैक्सिमम जो डेंसिटी हो कितनी होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। फिर मैंने लास्ट में आपको बताया कि हीट का ट्रांसमिशन कैसा कैसा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है। आशा है आप लोग सभी लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोग इसी तरीके से आप बने रहिए, क्लास को देखते रहिए, और हम बाकी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम केमिस्ट्री का टॉपिक डिस्कस करेंगे, और हम धीरे धीरे सारी चीज़ों को पढ़ते जाएंगे। ओके क्लास, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, आप लोग स्टडी करते रहिए। ओके, हैव ए गुड डे, थैंक यू।